ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन अपन स्टार्ट करते सेशन। ओके, सो ब्रेक से पहले अपन डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग जावा। नाउ वी विल डिस्कस इट्स टर्न ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो देखते अपन डेटा स्ट्रक्चर, जो भी आज फोर्थ या फिफ्थ सेशन है। अभी अपन ने जो डेटा स्ट्रक्चर की जर्नी अपन ने स्टार्ट की थी, पॉइंटर के साथ अपन ने स्टार्ट की थी, और वो एंड हुआ नहीं, वो अभी भी चल रहा टॉपिक। बट देन कल एक पैरेलल में अपन ने एक और टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज अगेन वन ऑफ द डिफिकल्ट जो टॉपिक लगता है लोगों को, जिसके इंटरनल में थोड़ा कुछ होता है, जो अगर अपने को ध्यान हो तो टॉपिक बहुत सिंपल है, दैट इज व्हाट, रिकर्शन। तो ये अपन ने स्टार्ट किया था। अपन ने कल देखा था कि रिकर्शन के प्रोग्राम को आप कैसे ट्रेस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। फाइन, अगर वो फॉलो करते हो तो आप किसी भी रिकर्शन के प्रोग्राम को ट्रेस कर पाओगे। कल आपने देखा था कितना इजी है एक्चुअल में रिकर्शन को ट्रेस करना। तो कल अपन ने देखा था कि एक्चुअल में जब बात अपन रिकर्शन की करते हैं तो इसमें दो फेज होते हैं। एक असेंडिंग फेज या उसको कॉलिंग फेज बोल सकते हो, और एक डिसेंडिंग फेज या उसको रिटर्निंग फेज बोल सकते हो, कॉलिंग एंड रिटर्निंग। फाइन, देयर आर टू फेजेस। ऑब्वियसली ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, मैं हर सेशन में वापस बोल रहा हूं, मैं इस सेशन में भी कि अगर आपके पुराने सेशन मिस हुए हैं या फिर कुछ भी नेटवर्क इशू के कारण या आपने आजकल में ज्वाइन किया है, तो जो भी सेशन होता है, जैसे आज ये सेशन हो रहा है, तो कल मॉर्निंग 11 o'clock से पहले ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। वहां से आप देख सकते हो अगर आपका नेटवर्क इशू या कुछ भी हो, या इवन आपने लेट ज्वाइन किया तो अभी तक के सारे सेशन वहां पे अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हो। फाइन, तो अगर आपने पुराने सेशन सारे फॉलो किए हैं तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। अदरवाइज एक बार इसको वापस देखना, अभी आप ले इसको, बट पुराने देखने के बाद इसको एक बार वापस देखना, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा, पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा एक्चुअल में क्या होता है रिकर्शन एंड ऑल। फाइन, ओके, नाउ चलो अपन आगे कैरी फॉरवर्ड करते, आगे मूव करते। जस्ट अ मिनट, एक मिनट वेट करें। वेट फॉर मिनट, एक मिनट वेट करें आप। ओके, लेट मी नो प्रॉपर्ली ऑडिबल, आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ईच एंड एवरीवन? ओके, फाइन देन, कंटिन्यू करते हैं अपन। तो लास्ट में कल मैंने क्या बोला था, कल अपन सेशन के लास्ट में मैंने बोला था कि तुम्हें लूप और रिकर्शन को कंपेयर करना है, कि दोनों में से बेटर कौन सा है, किस सिनेरियो में कौन बेटर है एंड ऑल।
फाइन। तो ये अपन देखेंगे कि कौन बेटर है, लूप बेटर है या रिकर्शन बेटर है। फाइन, तो बेटर होने के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ये अपन आज कंसीडर करेंगे। तो आज का मेन अपना इंटेंशन क्या है, अपन देखेंगे कि जब रिकर्शन का प्रोग्राम चलता है, ट्रेस करना तो आपको पता है, कल के सेशन से आपको ट्रेस करना आता है, बट जब रिकर्शन का प्रोग्राम चलता है तो इंटरनली क्या क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज द इंटरनल थिंग, जो जब रिकर्शन का प्रोग्राम चलता है तो इंटरनली होता क्या है, वो अपन आज देखेंगे। अगर वो पता चला तो थोड़ा बहुत अपन ये भी देखेंगे उसके रिगार्डिंग कि रिकर्शन के प्रोग्राम की आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड कर सकते हो। क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये थोड़ा बहुत अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पूरा अपन सेपरेट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का। बहुत सारे तरीके होते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी अब मैं आपको ये हिंट दूंगा कि रिकर्शन के प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि अपन इसको लूप से कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा बेटर होता है। फाइन, तो वी विल डिस्कस, तो ये अपना इंटेंशन है। प्लस सेशन के बीच में एक और मेंटर इंटरेक्शन भी होगा आपका, एक और मेंटर के साथ इंटरेक्शन होगा जो इस जर्नी में आपके साथ होंगे फर्दर सेशंस में। फाइन, तो क्या किस में वो डील करेंगे नॉल, तो वो मेंटर सेशन भी होगा, इस सेशन के बीच में अपन कंडक्ट करेंगे। फाइन, तो फिलहाल अपन ये स्टार्ट करते हैं, जस्ट देखते अपन कि इंटरनली क्या चलता है नॉल। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं, तो उसके बाद अपन उसका इंटरनल देखते हैं कि वो किस तरीके से चलता है और इंटरनली चलाते टाइम पे क्या कुछ होता है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉइड, और फंक्शन का नाम मैं लिख रहा हूँ वट एवर, कुछ भी लिख सकते हो तुम। लेट्स से जो कल अपन ने फंक्शन का नाम दिया था, कल का ही मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, वही लिखता हूँ मैं, इंट लेट्स से एन, ठीक है कोई सा भी लिखो, इफ लेट्स से एन ग्रेटर देन 0। फाइन, तो अपन क्या करते हैं, प्रिंट एफ लेट्स सी वट एवर, डायरेक्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ, परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करना है अपने को, एन प्रिंट करना है। और उसके बाद लेट्स से अपन यहाँ पे कर रहे हैं कि रिकर्शन बना रहे हैं इसको, तो सी एस डी n-1। फाइन, और यहाँ पे ऑब्वियसली अपना क्या है, मेन है, इंट मेन। फाइन, इसमें अपना क्या है, अपन इसको कॉल कर रहे हैं सी एस डी फंक्शन को, और इसमें कुछ भी आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं, लेट्स से अपन आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं 4। फाइन, ओके, ये मान लो अपना प्रोग्राम है। तो भी कैसे ट्रेस होता है ये तो कल के सेशन से आपको अच्छे से पता है किस तरीके से ट्रेस होता है, बट व्हाट इज द इंटरनल थिंग देखते हैं अपन। तो वो वापस को ट्रेस भी करते हैं तो अपन थोड़ी इंटरनल चीज भी देखते हैं, ताकि अपन इसको कंपेयर कर पाएंगे एक्चुअल में। फाइन, तो पता जब भी रिकर्शन का जो प्रोग्राम होता है ना, वो हमेशा अ, किसकी हेल्प लेता है, स्टैक। इंटरनली क्या यूज करता है, स्टैक यूज करता है। रिकर्शन का जो भी प्रोग्राम है वो इंटरनली स्टैक यूज करता है। स्टैक क्या होता है, स्टैक खुद एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे सेपरेटली। कम से कम 3-4 दिन अपन स्टैक की बात करेंगे, 3-4 दिन क्या पूरी डेटा स्ट्रक्चर की जर्नी में बहुत बार स्टैक से काम पड़ने वाला है। तो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया स्टैक, बट मैं आइडिया देता हूँ स्टैक क्या होता है और कैसे। मेन इंटेंशन अभी अपना स्टैक को जानना नहीं है, रिकर्शन कैसे स्टैक को यूज करता है वो जानना है, क्योंकि इससे ही अपन कंपैरिजन कर पाएंगे एक्चुअल में। फाइन, तो लेट्स से ये स्टैक है, अब रिकर्शन इसको कैसे यूज करता है अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यहां से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, सीएसडी। फाइन, तो सीएसडी फंक्शन कॉल हुआ, सबसे पहले क्या पास करवाया, 4 पास करवाया, 4। ऑब्वियसली मेन होगा, बट मेन को मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं ओनली इसी को देख रहा हूं जिससे रिकर्शन हो रहा है, सीएसडी ऑफ 4 सबसे पहले। तो पता जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो हमेशा स्टैक में एक एंट्री बनती है, ये स्टैक में बन गई एंट्री, किसके करस्पॉन्डिंग, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है स्टैक में एक एंट्री बनती है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन गई। अब उस एंट्री में क्या जाएगा मैं बता रहा हूँ, ये फंक्शन कॉल हुआ CSD4, यस, तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, एन की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू कितनी होगी 4। तो उसमें क्या होता है, इस स्टैक की एंट्री में क्या जाएगा, जितने भी वेरिएबल वो फंक्शन यूज कर रहा है वो उस स्टैक की एंट्री में जाएगा। तो ये वेरिएबल कितने यूज कर रहा है, एक वेरिएबल यूज कर रहा है फंक्शन, क्या यूज कर रहा है एन, और इस एन की वैल्यू कितनी है इसके लिए 4। अब ये फंक्शन चल रहा है, 4 ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू, तो क्या करना है, प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ 4 प्रिंट हो गया, तो क्या प्रिंट होगा
4 प्रिंट हो गया। उसके बाद अगेन ये फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या CSD n-1, तो 4 - 1 कितना हो गया 3, 4 - 1 इज 3। फाइन, तो अब देखो यहां से एक और फंक्शन कॉल हो रहा है CSD 3। जैसे फंक्शन कॉल होगा एक एंट्री बनेगी स्टैक में, देन अगेन एक एंट्री बन रही स्टैक में। अब ये फंक्शन कॉल हुआ तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो एंट्री में क्या जाएगा, कितना वेरिएबल यूज कर रही है फंक्शन, एक वेरिएबल कौन सा n, और उसकी वैल्यू क्या है 3। फाइन, चलाओ इसको। इफ 3 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, क्या प्रिंट करना है n मतलब कितना है, n की वैल्यू इसके लिए कितनी 3 प्रिंट होगा, यस, तो मैं इधर भी लिख लेता हूं 3 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या कॉल हो रहा है CSD n-1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। तो अब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टैक में क्या होगा, एक एंट्री बनेगी। अब इसके लिए n की वैल्यू कितनी 2, तो n बनेगा और वैल्यू कितनी इसके लिए 2। फाइन, जाओ चलाते इसको। 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, प्रिंट करना n की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा 2, तो यहाँ पे 2। देन CSD n-1, तो व्हाट इज n-1, n की वैल्यू 2 थी, तो 2 - 1 क्या होगा 1। तो अब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसकी एक एंट्री जाएगी किसमें, स्टैक में, ठीक है, गई एंट्री, बनेगा यहाँ पे क्या, n की वैल्यू कितनी 1, ओके। नाउ कॉल करो 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, क्या प्रिंट होगा n कितना है 1, प्रिंट हो गया 1, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ 1। देन CSD n-1, तो n की वैल्यू 1 थी, 1 - 1 कितना हो गया 0, CSD 0। फाइन, अगेन अब ये फंक्शन कॉल हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक एंट्री बन रही है, अगेन एक एंट्री बन रही है। फाइन, तो एक एंट्री बन रही है और उसमें कितनी वैल्यू जाएगी, अब n की वैल्यू कितनी इसके लिए 0, तो उसमें n की वैल्यू क्या जाएगी 0। फाइन, ओके, नाउ 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, फॉल्स मतलब बार, बार मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, आराम से सुनना, ये फंक्शन हो गया खत्म। तो जब ये फंक्शन खत्म होगा तो उसकी एंट्री से स्टैक से क्या होगी, हट जाएगी। तो इसकी एंट्री कौन सी थी, इस फंक्शन की एंट्री कौन सी थी, ये वाली, तो ये वाली एंट्री हट जाएगी, हट गई। देन ऑब्वियसली आपको पता रिकर्शन में 2 फेज होते हैं, अभी वापस रिटर्न करेगा कहां पे, इस पे। इसके लिए कुछ पेंडिंग बचा है नहीं, 2 काम थे, प्रिंट करवाना, ये दोनों ही काम हो चुके, कुछ भी पेंडिंग नहीं बच रहा है। फाइन, तो इसकी एंट्री भी, ये भी खत्म हो गया, इसकी एंट्री भी खत्म हो गई। फाइन, ये जाएगा इसके पास, इसके लिए कुछ पेंडिंग बच रहा है नहीं, 2 काम थे, दोनों हो चुके हैं, तो ये भी खत्म, तो इसकी एंट्री भी खत्म। फाइन, ये जाएगा इसके पास, इसके लिए कुछ पेंडिंग बच रहा है नहीं, तो ये भी खत्म, इसकी एंट्री खत्म। ये जाएगा इसके पास, इसके लिए कुछ पेंडिंग बच रहा है नहीं, 2 काम थे, दोनों हो चुके, तो ये भी खत्म, ये खत्म। तो अब स्टैक पूरा खत्म और फंक्शन भी पूरा खत्म, मतलब ये पूरा प्रोग्राम भी अपना खत्म। आउटपुट क्या आ रहा है 4 3 2 1। फाइन, तो यहां से पता है, ये यहां से मैं क्या शो करना चाह रहा हूं, यहां से 2 चीजें हैं। एक तो रिकर्शन का जो भी प्रोग्राम होता है वो इंटरनली किसको यूज करता है, स्टैक को, दिस इज स्टैक। क्या होगा, एक जब भी फंक्शन कॉल होता है, रिकर्शन का फंक्शन जब भी कॉल होगा, स्टैक में एक एंट्री जाएगी। फाइन, तो स्टैक में एंट्री कब जाती है, कॉलिंग फेज में, जब रिकर्शन का फंक्शन कॉल होता है, कॉलिंग फेज या असेंडिंग फेज, उसमें स्टैक में क्या बनेगी, एक एंट्री बनेगी। और जैसे ही वो फंक्शन खत्म हो गया, फाइन, फंक्शन बंद, फंक्शन खत्म हो गया, उसके सारे काम पूरे हो गए, तो स्टैक से वो एंट्री हट जाएगी। तो स्टैक से एंट्री हटती कब है, जब वापस आता है रिटर्निंग फेज में, रिटर्निंग फेज में। तो जब रिकर्शन का फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक में एक एंट्री बनती है, जब रिकर्शन का फंक्शन खत्म हो जाता है तो स्टैक से एंट्री क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दैट इज थिंग। तो रिकर्शन का प्रोग्राम इंटरनली क्या यूज करता है, स्टैक यूज करता है। अब यहां पे गाइस 2 चीजें हैं, पता क्या, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नाम की 2 चीजें होती है। फाइन, तो अगर अपन यहां पे देखें कि इस प्रोग्राम की, ये जो रिकर्शन का प्रोग्राम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये खत्म नहीं होगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लास्ट दिन तक चलता जाएगा डेटा स्ट्रक्चर में, बट मैं अभी आज कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें बता नहीं रहा हूं।
क्योंकि बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने को, सेपरेट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। हो सकता है रिकर्शन के जस्ट बाद अपन अगला टॉपिक डिस्कस करें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, और इन दोनों के अलावा और भी कुछ फैक्टर होते हैं या नहीं, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और अपन रिकर्शन के प्रोग्राम में थोड़ी कैलकुलेट करके देखेंगे भी सही। फाइन। तो जैसे इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी, तो जनरली रिकर्शन के प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फाइन। तो जैसे यहां पे अगर देखोगे तो पता फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, जैसे फंक्शन देखोगे सीएसडी कितनी बार कॉल हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार कॉल हो रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीके से क्या होगी, 5। बट इसको ऐसे नहीं लिखते अपन, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि 5 बार ही कॉल होगा। ये डिपेंड करेगा, पता किस पे डिपेंड करेगा, बता रहा तुम्हें। यहां पे देखना, जब n की वैल्यू कितनी है, 4 है, मतलब स्टार्टिंग अपन ने कहां से की थी, 4 से, तब ये कितनी बार कॉल हुआ है, 5 बार। तब ये कितनी बार कॉल हुआ, 5 बार। तो मैं यहां पे थोड़ा इस तरीके से लिखता हूं, अगर जब n की वैल्यू अपने पास 4 थी, फाइन, n की वैल्यू जब 4 थी, तो ये कितनी बार कॉल हुआ है, 5 बार। फाइन। अब सपोज करो तुमने स्टार्टिंग 3 से की होती, मतलब मैं सीएसडी 4 की जगह इसको स्टार्टिंग कहां से करता, सीएसडी 3 से करता, ऐसे कॉल करता, तो इसका डायग्राम क्या बनता, इतना सा, ये वाला ही होता ना। सीएसडी 3 से स्टार्ट होता तो ये वाला होता, ये ऊपर वाला हट जाता, क्योंकि 4 से स्टार्ट नहीं कर रहा, अपन 3 से कर रहे हैं। तो इसमें कितनी बार कॉल हो रहा है, 1 2 3 4। तो अगर मतलब एन की वैल्यू 3 होती तो ये कितनी बार कॉल होता, 4, 4 बार कॉल होता फंक्शन। सेम अगर मैं बोलूं कि तुम 2 से स्टार्ट करते तो कितनी बार होता, तो 2 से स्टार्ट करते तो 1 2 3, 3 बार। तो इसका मतलब अगर एन की वैल्यू 2 होती तो ये फंक्शन कितनी बार कॉल होता, 3 बार। तो रिलेशन निकालना होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब एन की फॉर्म में रिलेशन निकालना होता है, कुछ रिलेशन अपने को फाइंड करना होता है। तो अब अगर अपन यहां से रिलेशन फाइंड करना चाहे तो अपन ये बोल सकते, देखो एन 4 था तो 5 है, एन 3 था तो 4 है, पर जितना एन है उससे एक ज्यादा बार कॉल हो रहा है ना। इसका मतलब टोटल कितनी बार कॉल हो रहा है, एन प्लस 1 बार कॉल हो रहा है, एन प्लस 1 बार कॉल हो रहा है। फाइन। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन के प्रोग्राम की, ऑब्वियसली इतना तो हम लोग पता चल गया, वो एन पे डिपेंड कर रहा है। और अपन ने जनरलाइज जब इसको किया, जनरल फॉर्मेट में निकाला, तो कितना आ रहा है, एन प्लस 1 आ रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब निकालते गाइस तो क्या लेना होता है, डिग्री लेनी होती है एक्चुअल में। अपन हमेशा थोड़ी बात डिग्री के फॉर्म में करते हैं। डिग्री इन द सेंस में मैक्सिमम टर्म कौन सा है, एन और 1 में, तो मैक्सिमम टर्म कौन सा है, एन। मैक्सिमम टर्म कौन सा है, एन। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ एन। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस प्रोग्राम की, ऑर्डर ऑफ एन। ये 1 को अपन इग्नोर कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम लेते हैं अपन, डिग्री लेते हैं एक्चुअल में। तो एन, जैसे मतलब डिग्री इन द सेंस में अगर तुम्हें बताओ, तो सपोज करो कि आगे चल के अपने पास ऐसी भी इक्वेशन बनेगी जब अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, पर एक एक चीज डिस्कस करेंगे। जैसे अगर ऐसी इक्वेशन बनती है, सपोज ये बना, तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें मैक्सिमम कौन सा, एन स्क्वायर, मतलब डिग्री कौन सी, एन स्क्वायर। तो अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। फाइन। अभी अपने पास क्या बन रहा है, एन प्लस 1, तो अपन क्या बोल रहे हैं इसको, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन। फाइन। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस थिंग, ऑर्डर ऑफ एन, जो पुराना था अपना। फाइन। इसका मतलब जनरली, इसका मतलब ये माना जाता है रफली कि अगर ये प्रोग्राम चलेगा, फाइन, तो कितनी बार चलेगा, जितना तुम एन दोगे ना उतनी बार, रफली। मतलब एन 4 है तो रफली ये 4 टाइम चलेगा। और एग्जैक्ट में क्या आ रहा है, एन प्लस 1 आ रहा है, बट अपन डिग्री कंसीडर करते हैं ऑर्डर ऑफ एन। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें ऑलरेडी आइडिया हो, तुमने पहले कभी ये चीजें देख रखी हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रही होगी, उसको मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में चलता होगा, तुमने पढ़ा होगा, तुम्हारा अकेडमिक में पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा, तो एक होता बिग ओ, एक होता है थीटा, एक होता ओमेगा, है पढ़ा होगा ना, थीटा एन, बिग ओ ऑफ एन, ओमेगा ऑफ एन। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, इसको जनरली कैसे पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ एन। ये बिल्कुल अलग चीजें होती है ना। तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होगा इसके रिगार्डिंग, तो तुमने जो पढ़ा ना बिल्कुल गलत पढ़ा होगा कि बिग ओ क्या होता है, थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है। ये अपन डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फाइन, ये अपन डिस्कस करेंगे जब अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे कि बिग ओ क्या होता है, थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है। अभी जस्ट अपन इसको कैसे पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर बोलने का मतलब इसकी डिग्री एन। फाइन, इट इज नॉट बिग ओ एंड ऑल। एक्चुअल मतलब क्या होता है बिग ओ का, ओमेगा का, थीटा का, अपन देखेंगे उस दिन के बाद। तुम बोलना कि इसको क्या अपन इसको बिग ओ बोल सकते हैं या नहीं, वी विल डिस्कस।
अभी के लिए इसको जस्ट ऑर्डर ऑफ एन बोल रहा हूं। फाइन, ओके, तो दिस इज द थिंग। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर इसी प्रोग्राम की मैं बोलूं कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछ सकते हैं। अब ऑब्जर्व करना, पता ये स्टैक में जो रिकॉर्ड बनता है, जब भी फंक्शन कॉल होगा स्टैक में क्या बनेगी? एक एंट्री बनेगी। तो उस एंट्री को टेक्निकली क्या बोलते हैं पता है? एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड, उस एंट्री को स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो जैसे यहाँ पे कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने? 1 2 3 4 5, 5 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने, 5 एक्टिवेशन रिकॉर्ड। फाइन, तो ये जैसे हो सकता है कि तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये प्रोग्राम है, जैसे मान लो, और इसको अगर तुम ट्रेस करते हो, तुमने बोला इंटरनली रिकर्शन क्या यूज करता है? स्टैक यूज करता है, तो वो तुमसे अगला क्वेश्चन पूछे, अच्छा अगर इसमें स्टैक यूज होगा तो इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बनेंगे? तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड इन द सेंस कि स्टैक में कितनी एंट्री जाने वाली है। और तुम्हें पता है कि जब भी रिकर्शन का फंक्शन कॉल करता है स्टैक में एक एंट्री जाती है, जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है रिटर्निंग फेज के टाइम पे, तो वो एंट्री हट जाती है, वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है या वो एंट्री हट जाती है। यस, ओके, फाइन। अब बात करते हैं अपन थोड़ी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो। फाइन, तो अगर अपने को बात करना है कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो कैसे अपन देख सकते हैं कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है गाइस? आराम सुनना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो एक्स्ट्रा स्पेस कितनी ले रहा है, व्हाट इज एक्स्ट्रा स्पेस। तो एक एक बात नोटिस करना, जब भी रिकर्शन का प्रोग्राम चलता है तो क्या लेता है? इंटरनली किसको यूज करता है? स्टैक। और अगर स्टैक यूज करेगा तो इसका मतलब इंटरनली एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहा है, क्योंकि स्टैक बनेगा अगर मेमोरी में तो कुछ ना कुछ तो मेमोरी लगेगी। यस, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहा है। तो वो कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहा है उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जनरली रिकर्शन के प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम कैसे निकाल सकते हो? वो ये देखना है तुम्हें कि स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बने, स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बने। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली क्या होती है? फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बने। फाइन, तो देखोगे तो कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने स्टैक में, या फिर मैं बोलूं हाइट ऑफ स्टैक कितनी, कुछ भी बोल सकते हो। फाइन, तो कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने। फाइन, तो अगेन इसको अगर हम बोले तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल सकते हैं अपन? 5 बोल सकते हैं। बट अगेन इसको जनरलाइज करना पड़ेगा अपने को। 5 अपन ऐसे नहीं बोल सकते 5, इसको एन की फॉर्म में लाना पड़ेगा कुछ। फाइन, तो मैं यहाँ पे जैसे इसको लिखता हूँ यहाँ पे। अब जो करना था एक स्क्रीन पे मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रॉपर पता चल जाए एक्चुअल में। फाइन, तो यहाँ पे n इक्वल टू एन की फॉर्म में लाते हैं अपन। तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना n कितना था, अपन ने पास करवाया 4, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बने यहाँ पे? 5 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने, 1 2 3 4 5। बट ये भी n पे डिपेंड करेगा। मान लो तुम अगर n इक्वल टू 3 बोलते, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते CSD 3 से, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी आई थिंक ये वाला नहीं बनता, यहाँ से बनता 1 2 3 4, कितने बनते? 4। अगर तुम n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते तो ये दोनों एक्टिवेशन रिकॉर्ड नहीं बनते, 1 2 3, 3 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनते तुम्हारे। तो अगेन इसको भी अगर तुम n की फॉर्म में लाना चाहोगे तो देखो, जब n 4 है तो 5 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहे, जब n 3 है तो 4 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहे, जब n 2 है तो 3 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहे। मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बन रहे? n+1। तो अगेन यहाँ पर भी क्या है? n+1। और अगर उसको डिग्री की फॉर्म में बोलोगे तो ऑर्डर ऑफ n। तो इस वाले प्रोग्राम की, इस वाले रिकर्शन के प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n। फाइन, अब अपनी तरफ से कोई एज्यूम्पशन लगाने मत बैठ जाना कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा रिकर्शन की ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। नो, मैं बोल रहा हूं इस प्रोग्राम की निकालनी कैसे, वो भी मैंने तुम बताया कि कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है, जनरली वो डिसाइड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है रिकर्शन के प्रोग्राम की। और स्टैक में मैक्सिमम एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने हैं वो डिसाइड करता है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब इसके क्या फायदे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के? क्योंकि एक्चुअली मैंने कल आपको बोला था कि इसको लूप से अपने को कंपेयर करना है, और दोनों में से बेटर कौन सा है किस सिनेरियो में ये अपने को पता करना है, मैंने तुम्हें टास्क दिया था। तो अब दोनों में से बेटर कौन सा रोल, तो ऑब्वियसली किसी को अपन बेटर बताते तो किसी फैक्टर के भी आपको बताते। फाइन, तो वो फैक्टर मेजर रोल प्ले करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
जिसको देख के अपन ये डिड्यूस कर पाएंगे कि लूप बेटर है या फिर रिकर्शन बेटर है, ये कौन सा सिनेरियो में कौन सा बेटर है। फाइन, वी विल डिस्कस। तो दिस इज द थिंग। तो आई थिंक रफली आपको पता चला है अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया कि रिकर्शन स्टैक यूज करता है, तो स्टैक कैसे यूज करता है, कब बनती है स्टैक में एंट्री, कब डिस्ट्रॉय होती है, और रफली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं अपन रिकर्शन के प्रोग्राम। फास्ट इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, जहां तक किसी को कोई डाउट या यू आर फीलिंग टोटली कंफर्टेबल विद दिस। तो अगर सब कंफर्टेबल है फिर अपन आगे चलते हैं और एक स्टेप और अपन अप करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। फाइन, अगेन मैं बोल रहा हूं, किसी ने मेरे से डाउट पूछा है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा सेम ही आएगी क्या। मैं बोल रहा हूं एजम्पशन नहीं लगाए, नहीं आएगी सेम, हमेशा डिफरेंट हो सकती है। अभी अपन देखेंगे, अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, यू विल फील कब डिफरेंट होगी एंड ऑल। Firstly, guys, each and everyone, I want answer from each and everyone in the chat box. Yeah, you are feeling totally comfortable or you having any doubt? Let me know. So मेरे को पता चले कि हाँ सबको पता चल रहा प्रॉपर। Just post your message. राहुल, अभी इसकी बात करो जो ये प्रोग्राम अभी तक अपन ने डिस्कस किया, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो सर, अगर वो रिकर्सन चलेंगे तो क्या होगा एंड ऑल, सब अपन डिस्कस करने वाला, डोंट वरी। अभी अपना रिकर्शन खत्म नहीं हुआ है, तो पता चलेगा तुम्हें कि दो रिकर्शन यूज करने पे क्या होता है। जब अपन वो यूज करें उसमें डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हो। गॉट इट, ओके फाइन। ओके, किसी ने पूछा है कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड का यूज क्या है, जो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहा है स्टैक में, उसका यूज क्या है। फाइन, तो ये अपन बताता हूं मैं तुम्हें कि एक्चुअल में एक्टिवेशन रिकॉर्ड का यूज क्या है। फाइन, किसी ने पूछा कि सर ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्यों बन रहे हैं, इसका यूज क्या है, मैं बताता हूं एक्चुअल में इसका यूज क्या है। तो चलो एक और एग्जांपल उसको मैं ट्रेस करके दिखाता हूं तुम्हें, और ताकि तुम्हें ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड का यूज पता चल जाए कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड का यूज क्या है। फाइन, तो एक अलग स्क्रीन पे चलते हैं अपन और वहां पे एक और एग्जांपल अपन लिखते हैं और उसको मैं बताता हूं तुम्हें क्या क्या है। उसके बाद अपन कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं रिकर्शन में, जहां पे अपन दो रिकर्शन बना के देखेंगे क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उसकी मैं तुम्हें बताऊंगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है। फाइन, ओके, लेट्स सी। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम और लिख रहा हूँ, उसको अपन ट्रेस करके देखेंगे ताकि किसी को 1% भी डाउट है तो क्लियर हो जाए, और प्लस एक्टिवेशन रिकॉर्ड का यूज क्या है मैं बता दूं तुम्हें। फाइन, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ यूज होगा। तो नाइस क्वेश्चन जिसने पूछा है, जस्ट ऑब्जर्व हियर। वर्ड, मान लो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ। फाइन, सेम इफ लेट्स से n ग्रेटर देन 0, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगेन मैं यहाँ से रिकर्शन करवा रहा हूँ CSD n-1, एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ printf n। फाइन, जस्ट ऑब्जर्व हियर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, int main, एंड देन यहाँ से मैं लेट्स से कॉल करवा रहा हूँ CSD ऑफ 4। यस, ऑब्जर्व करना बहुत आराम से इसको। फाइन, यहाँ पे अगेन चलो अपन इसको ट्रेस करते हैं, CSD ऑफ 4 ये कॉल हो रहा है, और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, स्टैक बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता है रिकर्शन का प्रोग्राम इंटरनल किसको यूज करेगा, स्टैक को। नाउ सबसे पहले ये कॉल हुआ, क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक एंट्री बनेगी। फाइन, एन की वैल्यू कितनी है 4, करस्पॉन्डिंग एक एंट्री बनेगी। हाँ, बनाते हैं अपन एंट्री, और इसमें एन की वैल्यू कितनी है 4। यस, ओके फाइन। ओके, नाउ चेक करो, 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, यस। अंदर आओ, CSD ऑफ n-1, n-1 मतलब 4-1, 4-1 मतलब कितना हो गया 3। तो अब आपको पता है कल के सेशन से मैं ये वापस नहीं बताने वाला, इमीडिएटली यहीं पे रुक जाएगा, ये चलने लग जाएगा। तो अब एक और फंक्शन कॉल हुआ है, एक और फंक्शन कॉल हुआ है, तो अब इसकी एंट्री बनने वाली है। हाँ, बने एक एंट्री। ओके, एन की वैल्यू कितनी 3, तो क्या होगा यहाँ पे एन की वैल्यू 3, एक और एंट्री बनी। ठीक है, चलाओ इसको, 3 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। अंदर आओ, अंदर आओ, क्या क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, अगेन कॉल हो रहा है CSD n-1 मतलब 2। तो अब ये यहीं पे रुक जाएगा, एक और कॉल हो गया, तो एक और फंक्शन कॉल हुआ, इसकी क्या बनने वाली है, ऑब्वियसली एंट्री बनने वाली। बनाओ एंट्री, एन की वैल्यू कितनी 2। ओके फाइन, चलाओ इसको, 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, यस। CSD ऑफ 2-1 कितना हो गया 1। अगेन एक कॉल हुआ, एक और एंट्री, एन की वैल्यू 1। फाइन, यस। चलो 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, CSD ऑफ 0, यस। ये कॉल होने लग जाएगा, तो एक और एंट्री। हाँ, एन की वैल्यू कितनी 0 0। फाइन, ओके, देन 0 ग्रेटर देन 0
फॉल्स, खत्म हो गया ये, खत्म हो गया ये, और अगर ये खत्म हो गया तो इसकी एंट्री खत्म हो जाएगी। अब कहां पे जाएगा, ऊपर। इसके लिए कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है। पता क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है। अब पता है एक्चुअल में ये खत्म हो गया एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो कंट्रोल यहां से कहां पे आएगा, यहां पे। अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी है, इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे मेरे पास एन की वैल्यू कितनी थी, ये कोई याद नहीं रखने वाला कोई, ये कहां से पता करेगा, ये अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड देखता है। अच्छा एन की वैल्यू मेरे लिए कितनी थी, 1, तो इसका मतलब मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, 1। नाउ दिस वन विल बी प्रिंटेड। नाउ ये खत्म, यस, तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म। नाउ ये जाएगा ऊपर, और यहां से इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड आएगा ये। फाइन, ओके, यस। अब इसके लिए कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में देखो कितनी है, 2 2 2। देन ये खत्म, यस, आओ नीचे, जाओ ऊपर। इसके लिए कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है। क्या प्रिंट करवाना, एन की वैल्यू। व्हाट इज एन, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में देखो 3 3 3। फाइन, यस, ये खत्म, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म, ऊपर जाओ। हाँ, देन, हाँ देखो, इसके लिए कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है। एन की वैल्यू कितनी, इसकी एन की वैल्यू 4 4 4। देन ये खत्म, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म, प्रोग्राम खत्म, 1 2 3 को प्रिंट होगा। दिस इज द ट्रेसिंग। तो पता एक्चुअल में जब ये चीजें बच रही हो ना कुछ, कि ये क्या है, अब एन की वैल्यू कितनी है, तो पता वो कोई याद नहीं रख रहा है। ये कल मैंने तुम्हें ऐसे फील करवाया था, ये देखो यहाँ पे 2 है, मतलब 2 है, तो ये तो तुम्हें फील हो रहा है। तुम्हारा सिस्टम उसको ऐसे थोड़ी याद रखेगा एक्चुअल में, ये 2 है, ये 3 है, वो ऐसे थोड़ी कर रहा है। वो एक्चुअल में किस फॉर्मेट में उसको रिमेंबर करता है एक्चुअल में, कि ये इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड को देख के कि इसके लिए वैल्यू कितनी है। फाइन, तो जिसने पूछा कि सर एक्टिवेशन रिकॉर्ड का यूज क्या है, दिस इज द यूज ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड। फाइन, ओके, गॉट इट। किसने पूछा रिटर्निंग फेज, ये तो मुझे लगता है मैं कल भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिटर्निंग फेज क्या होगा कि जैसे सपोज करो ये है, इससे इस पे जा रहा है। फाइन, तो क्या देखेगा, CSD2 के लिए कुछ बच रहा है, बच रहा था ये वाला, तो अब ये वाला चलेगा। तो जो रिकर्शन के नीचे लिखते हो ना, वो किस कब चलता है, रिटर्निंग फेज में चलता है। जिसने पूछा रिटर्निंग फेज के बारे में। फाइन, सत्यम अभी जो चल रहा है उस पर डिस्कशन करो। डोंट आस्क कि से 2 बार रिकर्शन चलेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, नॉल अपन डिस्कस करेंगे। पेशेंस रखो थोड़ा सा। फाइन, क्या अगर मैं इसकी पूछूं तुम्हें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप फास्ट मेरे को बता सकते हो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हाँ फास्ट। आई थिंक तुम्हें ये पता चल गया होगा कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड का यूज क्या है। जिसने भी डाउट पूछा था पोस्ट करे, आपको पता चला एक्टिवेशन रिकॉर्ड का क्या यूज है। एंड देन आई एम आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस वन, इज फास्ट। ये तो सिंपल है आई थिंक। आंसर एन की फॉर्मेट में दे, 5 4 लिख के आंसर नहीं दे। गिव द आंसर इन द फॉर्मेट ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 4 5 ये कुछ नहीं होता। फाइन, ओके, तो सेम ही है जो पुराने वाले में थी, वही हो रहा सेम। तो जैसे अगर मैंने तुम्हें पुराने पिछले वाले प्रोग्राम में बोला था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दोगे, कि कितनी बार ये चला है, क्या एक्चुअल में फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, तो कितनी बार कॉल हो रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे कितनी बार कॉल हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार कॉल हो रहा है। बट एन पे देखो कि एन की वैल्यू 4 थी, अपन ने 4 से स्टार्ट किया, तो कितनी बार कॉल हो रहा है, 5 बार। अगर एन की वैल्यू 3 होती, 3 से स्टार्ट करते तो कितनी बार कॉल होता, 4 बार। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये n+1 बार, तो ऑर्डर ऑफ एन, दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी सेम चीज जो पुराने वाले में थी। एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। कब 5 है, जब एन की वैल्यू 4 है। तो सेम यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ एन, n+1 होगा, और उसको अपन क्या बोलेंगे, एन ऑर्डर ऑफ एन। तो सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। फाइन, ऑब्जर्व द थिंग्स नाउ, बहुत आराम से इसको देखना। देयर इज अ केस, गॉट इट, यस, ओके। अब एक्चुअल में अपन थोड़ा कंपेयर करते हैं, किसके बीच में, थोड़ा लूप और रिकर्शन के बीच में अपन कंपेयर करते हैं।
फाइन, तो जस्ट ऑब्जर्व हियर ना, आराम से देखना। जैसे अगर मैं प्रीवियस प्रोग्राम पे चलूं और देखो कि अगर ये क्या आउटपुट आ रहा है इसका, अगर प्रीवियस प्रोग्राम पे चल के अपन ये देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है 4321, ये लेस इसका आउटपुट आ रहा है 4321, और अगले वाला का क्या आ रहा था 1234। जैसे इसका अगर देखें तो क्या आंसर आ रहा है 1234, अगर इसका अपन देखें क्या आंसर आ रहा है 1234, आउटपुट ये आ रहा है। फाइन, तो अब देखना अगर मैं लूप के थ्रू मेरे को 1234 प्रिंट करवाने होते, मतलब अगर मेरे को कोई बोले कि एक प्रोग्राम लिखना है और क्या प्रिंट करवाना है 1234 प्रिंट करवाना है, तो एक तो ये रिकर्शन का प्रोग्राम हो सकता है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को लूप लिखना पड़े तो मैं लूप भी लिख सकता हूँ। कैसे, जस्ट ऑब्जर्व हियर, मैं दिखा तो आपको, आराम से देखना। तो अभी मैं ये हटा देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनुअल, आपको पता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। मैं यहाँ पे लूप लिखता हूँ, ठीक है ना, इस एरिया में मैं लूप लिखता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग में वो क्या प्रिंट करवाना है 1234। तो आपको पता है, आपने देखा होगा फोर लूप आप लिख सकते हो। लेट्स से इंट आई इक्वल टू 1, फाइन, तो कैसे लिख सकते हो फोर लूप, फोर, या लेट्स से इंट आई, आई को डिक्लेयर कर दिया मैंने, और जैसे फोर लूप लगाना है कैसे लगाओगे, फोर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन, कहां तक जाना अपने को, वट एवर एन तक जाना है ना, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, एन आई प्लस प्लस। लेट्स से मैं एन की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ एन इक्वल टू 4, फाइन, जस्ट ऑब्जर्व, एंड देन यहाँ पे क्या करना है प्रिंट एफ आई, दैट्स ऑल, ये हो गया लूप। और अगर इस लूप को चलाओगे तो क्या प्रिंट करेगा 1 2 3 4, प्रीटी सिंपल। फाइन, आई बिलीव सबको पता होगा लूप किस तरीके चलता है, ये तो नॉर्मल सा। अगर नहीं पता किसी को तो चैट बॉक्स में मेरे को बता सकता है कि कैसे चलता है लूप एंड ऑल, वी विल डिस्कस। बट एक्चुअली मैं बोलूँ तो तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं लूप के बारे में, है ना, ये मैं फील करवाऊंगा, डोंट वरी, कि तुम्हें 10% भी नहीं पता कि लूप कैसे चल रहा है। खाली आउटपुट आउटपुट नहीं, लूप में क्या कुछ तुम कर सकते हो, वी विल डिस्कस एक्चुअली। अभी के लिए तुम्हें मानो कि लूप जो तुम चलाता है वैसे ही चलता है, वही होता है। तो ऑब्वियसली इसको चलाओगे तो आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4, फाइन। अब पता है एक्चुअल में यहाँ पे अगर देखा जाए, जब अपन ने रिकर्शन से किया था तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ एन, फाइन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी रिकर्शन के प्रोग्राम की, ऑर्डर ऑफ एन, फाइन। एक बार बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा तो अच्छा है या कम होगा तो अच्छा है, टाइम और स्पेस दोनों, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा तो अच्छा है या कम होगा तो अच्छा है, तो ये तो बताओ पहले मेरे को। हाँ, ऑब्वियसली ये तो अपने को पता है ना कि लेस होगी तो बेटर है, कम होगी तो, कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होने का मतलब प्रोग्राम चलने में कम टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा तो बेटर है, फाइन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होने का मतलब कम मेमोरी में काम हो रहा है, अब कम मेमोरी में काम हो रहा है तो अच्छी बात है, तो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो तो अच्छी बात है, लेस इज गुड, फाइन। अब जैसे ये लूप है, तो इस प्रोग्राम की अगर मैं बोलूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी बार ये लूप चलेगा ना वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा अपन देखते हैं, चलो चलो इसको ट्रेस भी कर लेते हैं और अपन देख लेते हैं कि लूप कितनी बार चल रहा है, ठीक है ना, किसी को नहीं पता देख लो। आई की वैल्यू क्या है 1, पहली बार ये लूप चल रहा है, आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, क्या प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 1, और लूप कितनी बार चल गया मैं इधर लिख रहा हूँ, लूप कितनी बार चल गया, एक बार चल गया, फाइन। अगेन चलाओ आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ गई, कितनी होगी 2, देन कंपेयर करो 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, क्या प्रिंट करवाओगे आई की वैल्यू 2, लूप एक बार और चला, लूप कितनी बार चल गया टोटल 2 बार, देन अगेन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, प्रिंट करवाओ क्या 3, तो एक बार और चल गया लूप 3, फाइन। देन अगेन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, मतलब एक बार और लूप चल गया, और क्या प्रिंट करवाना आई, मतलब क्या प्रिंट होगा 4, क्या प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4, ओके। देन अगेन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स,
कंडीशन फॉल्स, फॉल्स मतलब लूप से बाहर। तो कितनी बार लूप चला है? 4 बार। प्रिंट वही हो रहा है ना, आउटपुट वही आ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ दोनों प्रोग्राम सेम ही काम कर रहे हैं मतलब। और लूप कितनी बार चला? 4 बार। तो जब n की वैल्यू 4 थी तो ये लूप कितनी बार चला? 4 बार। अगर मैं n की वैल्यू 5 कर दूं तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। इसका मतलब जितनी n की वैल्यू है उतनी बार ये लूप चल रहा है, n बार लूप चल रहा है। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ n। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ n। फाइन। तो भले तुम लूप वाला प्रोग्राम लिखो या भले तुम रिकर्शन वाला प्रोग्राम लिखो, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सेम ही है, ऑर्डर ऑफ n ही है। तो चलो इस फैक्टर की बेस पे तो अपन ये नहीं बता सकते विच वन इज बेटर, अपन ये नहीं बता सकते। फाइन, देन लेट्स चेक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं अपन। फाइन। तो पता है एक्चुअल में लूप इंटरनली कोई स्टैक विस्टैक यूज नहीं करता, तो लूप के लिए कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लगेगी। फाइन, पर लूप का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना? जब एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लगती है ना तो अपन बोलते हैं कांस्टेंट है, ज्यादा स्पेस नहीं ले रहा, कांस्टेंट है। फाइन, और कांस्टेंट मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पेस ले रहा है। फाइन, बट ये कितनी स्पेस ले रहा है? एन, एन स्पेस ले रहा है। इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है? इस वाले की, क्योंकि इंटरनली किसको यूज करता है? स्टैक को, और ऑब्वियसली स्टैक को क्या चाहिएगी? मेमोरी चाहिएगी। लूप कोई स्टैक स्टैक यूज नहीं करता। पता है ये स्टैक यूज क्यों करता है? मुझे लगता है रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिकर्शन में 2 फेज होते हैं। एक कौन सा फेज? कॉलिंग फेज। एक कौन सा फेज? रिटर्निंग फेज। तो वापस आते टाइम इसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखना, वापस आते टाइम इसको एन प्रिंट करवाना है, तो उसको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि एन में क्या है। तो वो इंफॉर्मेशन को कहां से मिलती है? एक्टिवेशन रिकॉर्ड देख के, स्टैक देख के। फाइन, इसीलिए रिकर्शन को स्टैक यूज करना जरूरी है। अगर स्टैक नहीं होगा तो रिकर्शन में कौन सा फेज नहीं हो सकता? रिटर्निंग फेज नहीं हो सकता, रिटर्निंग फेज नहीं हो सकता रिकर्शन। फाइन, क्योंकि रिटर्निंग फेज में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक्चुअल में वो यहीं से मिलती है, स्टैक देख के। दैट्स व्हाई रिकर्शन हमेशा इंटरनली क्या यूज करता है? स्टैक यूज करता है। बट लूप में ओनली एक ही फेज होता है, कौन से फेज? कॉलिंग फेज। लूप में कोई रिटर्निंग रिटर्निंग फेज नहीं होता, एक ही फेज होता, कॉलिंग बस। मतलब जब तक चल रहा है, अदरवाइज खत्म। अदरवाइज खत्म। फाइन, इसीलिए लूप को किसी स्टैक स्टैक की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें रिटर्निंग फेज नहीं होता एक्चुअल में। एंड दैट्स व्हाई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगा किस केस में? लूप के केस में। इसका मतलब मैं एक सिंपल चीज तुम्हें बोल रहा हूं, अगर तुम सेम प्रॉब्लम के लिए, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है उसका तुम कोड कर रहे हो, फाइन, तो अगर तुम उस कोड को करने के लिए अगर तुम्हारा काम लूप से हो जाता है तो आप रिकर्शन यूज नहीं करें, आप लूप ही यूज करें। फाइन, क्योंकि लूप बेटर होगा, क्योंकि जनरली दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही आने वाले, किसकी? लूप की और रिकर्शन की। बट लूप की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। रीजन है कि लूप में रिटर्निंग फेज नहीं होता, लूप इंटरनली लूप को स्टैक रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट रिकर्शन को इंटरनली स्टैक रखना पड़ेगा, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी लूप के कंपैरिजन में। तो जनरली अगर आप प्रॉब्लम लूप से सॉल्व कर सकते हो तो लूप इज ए बेटर। तो सर वाई रिकर्शन? फिर ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ना क्यों अपने को रिकर्शन, जब लूप बेटर है? फाइन, तो मैं एक चीज बोल रहा हूं, हर एक प्रॉब्लम के लिए लूप लिखना बहुत ट्रिकी हो सकता है, इतना इजी नहीं है हर एक प्रॉब्लम के लिए लूप लिखना। फाइन, बट रिकर्शन से कोई प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है। तो रिकर्शन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट है, बहुत सारी प्रॉब्लम रिकर्शन से सॉल्व हो जाएगी। फाइन, बट अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आप लूप और रिकर्शन दोनों लिख सकते हैं तो हमेशा लूप ही लिख। तो मैं बताऊंगा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो एक्चुअली रिकर्शन से ही होगी। फाइन, या फिर किसी प्रॉब्लम को आप रिकर्शन से सॉल्व करो तो वो कितना इजी हो सकता है, वही आप लूप सोचने बैठो तो हो सकता है डिफिकल्ट हो। वी विल डिस्कस। बट अगर आप लूप लिख सकते हो तो फिर तो बेटर ऑप्शन लूप ही। फाइन, तो एक्चुअली मैं तुम्हें बोलूँ ना, तो रिकर्शन
ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीज नहीं है। रिकर्शन एक्चुअल में कहां से आया है? मैथमेटिक्स से आया है। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम रिकर्शन से सॉल्व हो जाती है। मैथमेटिक्स मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वहां पे ये रिकर्शन यूज होता है। मैं बताऊं एक्चुअल में, अगर आज जस्ट अपन कल के सेशन में मोस्ट प्रोबेबली कल या कल से बाद के सेशन में अपन ये देखने वाला बहुत सारी प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे कि वो मैथ्स की प्रॉब्लम है और उस पर अपन रिकर्शन लगा के कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसी को अपन प्रोग्रामिंग में लाएंगे। एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ उसको विद प्रैक्टिकल देखेंगे अपन नौ में, क्योंकि अपने को जिस लेवल की जर्नी पे जाना है उसके लिए कोई चीज याद रख के काम नहीं हो सकता अपना। अपने को एक चीज देखनी पड़ेगी, एक एक चीज प्रैक्टिकली फील करनी पड़ेगी ताकि अपने को वो याद रहे लाइफ लास्टिंग। फाइन। तो रिकर्शन एक्चुअली मैथमेटिक्स से निकला हुआ है। ये मैथ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत इजीली रिकर्शन के थ्रू तुम सॉल्व कर सकते हो। सेम ईयर वो काम वो कोडिंग में भी अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रिकर्शन से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, जिसमें लूप लिखने में, लूप बनाने में बहुत टाइम लगने वाला, बहुत तुम्हें सोचने में बहुत कुछ दिमाग चाहिएगा नॉल। फाइन, दैट्स व्हाई रिकर्शन पॉपुलर थिंग। बट अगर इफ यू कैन राइट a loop for a problem, always go for loop, no choice at all। क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल होने वाली जनरली, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके रिकर्शन की ज्यादा होगी क्योंकि इंटरनली स्टैक यूज करता है। फाइन, तो दिस इज द कंक्रीट थिंग। अब रिकर्शन कैसे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करता है, यही अपने को देखना है जो अपन देखेंगे। फाइन, तो अभी अपन कुछ और रिकर्शन के चीजें देखते हैं। बट यहां तक मैं एक बार पूछना चाहूंगा सबसे, ईच एंड एवरीवन इन द चैट बॉक्स, फास्ट लेट मी नो, या प्रॉपर्ली कंफर्टेबल गेटिंग द थिंग्स, एंजॉयिंग द थिंग्स, या हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट जो अभी तक हुआ उसके रिगार्डिंग। आगे हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, तो वैसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये डाउट अभी के लिए थोड़ा पेंडिंग पे छोड़ो। फास्ट इन द चैट बॉक्स में चाहूंगा एक बार सब आंसर करें, सब बताएं एक बार। यू आर फीलिंग टोटली कंफर्टेबल, यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट फिर अपन आगे उस लेवल पे जाए। अब एक और डाउट है जो किसी ने पूछा और बहुत अच्छा डाउट है, किसी चलो ये तो समझ में आ गया कि रिकर्शन को स्टैक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और क्यों पड़ती है ये भी अपने को समझ में आ गया, क्योंकि रिकर्शन को रिटर्निंग फेज मेंटेन करना होता है, और रिटर्निंग फेज मेंटेन करना होता है तो फिर उसमें स्टैक हेल्प करेगा उसकी। फाइन, ओके। तो किसी ने पूछा है कि सर इसमें स्टैक ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं हो सकता, वो लिंक लिस्ट हो सकता है और कुछ क्यों नहीं, स्टैक ही क्यों? इसका आंसर तो मिलेगा जब अपन स्टैक पढ़ेंगे। मैं तुम्हें ज्यादा ब्रीफ, ज्यादा डिटेल में बताऊंगा एक चीज, और अभी के लिए बताओ ना, स्टैक अगर तुमने सुना होगा तो ऐसा सुना होगा ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा कुछ होता है। पता, तो एक एक चीज देखो, मैं अभी थोड़ा रियलाइज करवाता हूँ एक्चुअल में। पता, यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे देखना और मेरे को बताना, अच्छा सबसे पहले कौन सा एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था? अगर मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले जब अपन ने इसको ट्रेस किया था कौन सा एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था? हाँ फास्ट, सबसे पहले कौन सा एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था? ऑब्वियसली कौन सा बना था? जब अपने ट्रेस किया था फर्स्ट वाला सबसे पहले बना था एक्टिवेशन रिकॉर्ड। और सबसे पहले कौन सा एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हुआ था? हाँ, सबसे पहले कौन सा एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हुआ था? फिफ्थ। इसका मतलब पता अपने को क्या चाहिए एक्चुअल में, रिकर्शन को क्या चाहिए कि जो सबसे पहले आए ना, मतलब जो सबसे लास्ट में बना वो सबसे पहले डिलीट हो। रिकर्शन को ये चाहिए सबसे लास्ट में कौन सा बना है, 5, और सबसे पहले कौन सा डिलीट होना चाहिए, 5। तो पता रिकर्शन को क्या चाहिए, जो सबसे लास्ट में बना है ना वो सबसे पहले डिलीट हो। और स्टैक अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी तुम देख रखा ना, तो स्टैक एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक में जो सबसे लास्ट में आएगा ना वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, मतलब सबसे लास्ट में आएगा ना वो सबसे पहले डिलीट होगा। और रिकर्शन को एग्जैक्टली यही चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग स्टैक। अब क्या मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड ऑल, ये अपन पढ़ेंगे स्टैक। गॉट इट? यस, तो इसने पूछा था, अच्छा अच्छी चीज है, ये क्यूरियोसिटी लेवल होना चाहिए कि स्टैक क्यों, बहुत सारा डेटा स्ट्रक्चर है, वाई स्टैक, बिकॉज एक्चुअल में इसको ये चाहिए रिकर्शन को। नाउ किसी ने पूछा है कि सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस होता है? ये जनरली गाइस इस पे ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जस्ट में रिकर्शन का कैसे निकालना है,
मैंने थोड़ा बहुत बताया तुम्हें, क्योंकि ताकि अपन उसको लूप से कंपेयर कर सके, अदरवाइज अपन कंपेयर कैसे करते लूप से कि बेटर कौन सा ऑल। फाइन, तो इसलिए मैं तुम बताया, बट इस पे सेपरेट अपन बहुत सारे सेशन लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके बाद कुछ बचेगा नहीं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, वहां तक अपन चीजों को डिस्कस करेंगे। फाइन, बट अभी के लिए किसी ने पूछा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है, ये तो मैं अभी बता देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब गाइस किसी प्रोग्राम को चलने में कितना टाइम लगता है, वो बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फाइन, तो मतलब जैसे अपन ने देखा था ना थोड़ी देर पहले कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एन बढ़ेगा ना, प्रोग्राम को चलने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। मान लो एन की वैल्यू 5 है और एन की वैल्यू 100 है, तो 100 वाले ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब प्रोग्राम को चलने में कितना टाइम लग रहा है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब प्रोग्राम को चलने में कितनी मेमोरी लग रही है। क्योंकि जब प्रोग्राम चलेगा तो कुछ चीजें उसको सेव करवानी पड़ेगी ताकि वो आगे यूज ले सके, तो सेव हमेशा कहां पे होता है, मेमोरी में होता है, तो इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ मेमोरी लगेगी, तो मेमोरी कितनी लग रही है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, और टाइम कितना लग रहा है चलने में वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। बट इस पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए मैंने हिंट दिया, जिसने पूछा था आई थिंक यू गॉट इट। किसने पूछा था एक बार, जस्ट पोस्ट करें, यू गॉट इट, स्टिल यू हैविंग डाउट? फाइन, ओके, दैट्स ग्रेट। और गाइस नाउ सो यहां तक आप सब कंप्यूटर फील करो, दैट्स ग्रेट। एक एक चीज आपको पता है किस तरीके चल रहा है, स्टैक यूज क्यों होता है, और रिकर्शन स्टैक रखना जरूरी क्यों है, स्टैक ही क्यों, और थोड़ा बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी आइडिया लगा है। फाइन, तो अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले नाउ एक और मेंटर इंट्रोडक्शन करवाता हूं मैं आपसे, जो जनरली आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, प्रोजेक्ट जो सेशन होंगे जनरली उसमें इन्वॉल्व होंगे। फाइन, तो लेट्स हैव ए क्विक इंट्रोडक्शन। अपन एक इंट्रोडक्शन करते हो, जनरली वो आपसे 10 दिन बाद ही मिलेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट जब आप कंसेप्ट में थोड़ा अच्छे हो जाओगे उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तब आपको तब आपको उनको फेस करना पड़ेगा, वो जनरली आपको प्रोजेक्ट का सेशन लेंगे। फाइन, तो लेट्स थोड़ा अपन इंट्रोडक्शन करते हैं, तुम्हें कुछ डाउट हो तुम कुछ शेयर कर सकते हो। फाइन, तो मैं हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर पार्थ। फाइन, तो वो आपको आपके साथ थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे जो भी अपना टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। सो या आई एम हैंड ओवरिंग टू मिस्टर पार्थ। Okay. Hello everyone. Am I audible to you? Yes. So कैसे चल रहे हैं सेशन सब लोग के? I guess messages. Please message on this Code Planet co-host. Okay, okay. I'm expecting कि आप लोगों को चंद्रपाल सर के सेशन में मजा आ रहा होगा, definitely. Yes. So चंद्रपाल सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। My name is Parth and I am co-founder here at Code Planet Technologies. Okay. और कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझे जानते होंगे और आप लोग के साथ पहला इंटरेक्शन है। मैं आपके सारे प्रोजेक्ट्स के सेशंस हैंडल करूंगा, स्पेशली बैक एंड जितना भी आपके प्रोजेक्ट्स वर्क होंगे, अलॉन्ग विद सम कांसेप्ट्स रिगार्डिंग लाइक एडवांस जावा एंड Django और फ्लास्क पाइथन के रिगार्डिंग, वो सारे सेशंस मैं आपके लेने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द डेटाबेस मेरे साथ राहुल भी ज्वाइन करेंगे। ही इज अ BI डेवलपर इन सेलेबल टेक्स्ट टेक्नोलॉजीज, तो हम लोग डेटाबेस के सेशन में भी मोस्ट ऑफली मिलेंगे। सो डेफिनेटली काफी मजा आने वाला है। प्रोजेक्ट के सेशंस के अंदर सारे प्रैक्टिकल सेशंस होने वाले, जैसे आप लोग मोस्ट ऑफली हर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि रियल टाइम इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या चीजें चलती है, तो डेफिनेटली वो हम लोग एंड डेप्थ जाकर एक्सप्लोर प्रोजेक्ट के सेशंस में करने वाले हैं, बिकॉज दिस टाइम वी हैव 6 मंथ्स, 6 लॉन्ग मंथ्स। तो डेफिनेटली एक एक चीज इंडस्ट्री में कैसे हम लोग काम करते हैं, क्या लाइव प्रोजेक्ट्स में वर्क होते हैं, आई विल गोइंग टू टेल यू कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, किस किस प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। एज ऑलरेडी चंद्रपाल ने आपको बताया, करंटली वी आर वर्किंग फॉर एन हेल्थ डोमेन कंपनी अलॉन्ग विद वन लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस। तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पजल्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं दिमाग में कि सर अमेज़न जैसा ई कॉमर्स साइट तो सर हम लोग भी बना देते हैं जनरल अपने कॉलेज
प्रोजेक्ट्स के लिए 4-5 दिन में, 10 दिन के अंदर, 15 दिन में, जनरली बहुत सारे यूट्यूब पे सेशंस भी होते हैं कि ई-कॉमर्स साइट बनाई जाए, हम लोग 10 घंटे में सेशन कंप्लीट हो जाए, जावा 10 घंटे में हो जाए। तो वो आपको पता चलेगा कि वो 10 घंटे का जावा या 10 घंटे का पाइथन, आप चंद्रपाल के सेशन को देखकर समझ पा रहे होंगे कितना डिफरेंस होता है। और वही चीज रियल टाइम इंडस्ट्री प्रोजेक्ट और आपके कॉलेज प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस होता है, तो वो हम डेफिनेटली इन प्रोजेक्ट्स के सेशंस में दिखेंगे। दिस टाइम 6 मंथ्स लॉन्ग टाइम है हम लोग के पास, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 30 डेज और 45 डेज के बाद आपके प्रोजेक्ट्स के सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सके अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, आप अच्छे खासे चीजें डेवलप कर सके, नॉट ओनली लाइक योर सेल्फ प्रोजेक्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अपने लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी आप हमारे साथ काम कर सके, उस लेवल की आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज जॉब अश्योरेंस प्रोग्राम एंड वी वांट कि आप लोग एक्सपीरियंस साउंड करें, इसलिए आपके जॉब अश्योरेंस प्रोग्राम में वी विल गोइंग टू इंक्लूड द लाइव प्रोजेक्ट्स कि हम लोग किस तरीके से काम करें, डेफिनेटली इतने मेन पावर की रिक्वायरमेंट क्यों है। डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, अमेजोन या कोई भी आप कंपनी एक्सपेक्ट करते हो कि हर साल हजारों इंजीनियर्स को हायर कर रही है, एंड सेम प्रोजेक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, उसी पे काम करवा रही है आपको, बट स्टिल क्यों इतना काम बढ़ रहा है, इतना सारा क्या चीज करते हैं कि वो हम लोग को इतने मेन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो चीजें हम लोग डेफिनेटली हम लोग अपने लाइव प्रोजेक्ट्स के सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से इतने मेन पावर, इतना कोड बेस कैसे जनरेट करते हैं, कैसे डेवलपर्स काम करते हैं, तो हम लोग प्रोजेक्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू ऑलरेडी नो कि ये जॉब अश्योरेंस प्रोग्राम है, तो आपकी जॉब रिगार्डिंग सारी वरीज को आप हम लोग के ऊपर छोड़ सकते हैं, एंड स्पेशली मैं उस चीज को, सारी चीजों को टेक केयर कर रहा हूँ, मी एंड महिपाल, एंड काफी कंपनीज से कोलैबोरेशंस कंप्लीट हो चुका है एंड कुछ पाइपलाइन है, और यू विल गेट अमेजिंग ऑफर्स, अमेजिंग इंटरव्यू कॉल्स, डेफिनेटली ये आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। सो मैं जस्ट ये रिकमेंड करूंगा 10 डेज अच्छे से एफर्ट लगाकर इस सेशंस को कंप्लीट करें एंड क्लियर द टेस्ट, एंड डेफिनेटली हम लोग 10 डेज के बाद इंटरेक्ट होते हैं और काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, वेदर वो डेटाबेस हो गया या एडवांस जावा और सम एडवांस कॉन्सेप्ट लाइक स्प्रिंग, जैंगो और फ्लास्क, के सारे हम अपने सेशंस के अंदर डिस्कवर करेंगे। सो आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, अगर कोई किसी भी तरीके के डाउट्स है तो लेट मी नो, हम लोग मैं आपके डाउट्स को आंसर कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई भी, अभी तो हम लोग, आप मुझसे इतना फैमिलियर नहीं हुए हैं, बट जैसे जैसे सेशंस हम लोग के चलेंगे आप फैमिलियर हो जाएंगे, एंड आई एम जस्ट अ कॉल दूर हूं आपसे कि ठीक है, आप जब भी हम लोग के टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, मेजरली मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, कॉल अस ऑन अवर टोल फ्री नंबर and just tell our representative to connect with me or Parth or Chandrapal or Mahipal or any of our mentor. Definitely they will going to connect your call with our mentor, and you will get to you will get your answer whatever your query is. Okay, so definitely we have so many tie-ups, Gaurav, in Pune, Delhi NCR, Jaipur based companies, some Bangalore based company, as well as Hyderabad and Chennai based company. So don't worry about the location. We have so many tie-ups and you will get too many interview call from our side only. So ये सारी चीजें हमारे ऊपर आप छोड़ सकते हो बिना कुछ सोचे. Yes. Any doubts? So I guess intro के लिए अभी इतना ही काफी. अगर कुछ particular आपके doubts है तो you can ask me. Otherwise हम लोग most probably test के बाद आपका interview session होंगे तो उसमें किसी students के interview session में मिलते हैं. Otherwise हम लोग अपने general sessions के अंदर most probably database और project के session में हम लोग interact होंगे. Yes. Anyone having any doubts? Yes, you can, Priyanshu. See, we have a team and mentors, and we have some collaboration directly with the TA team of the product-based company like Salesforce or Amazon or Google, Microsoft, and PayPal kind of company. So definitely you will get a call from, that is my surety, because they, हम लोग को पता है multiple approaches होती है, किस तरीके से आपके पास interview call आ सकते हैं. So ये हम लोग के ऊपर आप छोड़ सकते हैं. Definitely you will get call all from top product-based company. But it depends कि आपका 6 month का जर्नी कैसा रहता है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यू विल रिकमेंड उस तरीके से आपको उन कंपनीज के लिए रिकमेंडेशन होगा. व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वेंचर दैट यू स्टार्ट? आई गेस उसमें हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, अक्षय. आई गेस यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि कैसा वेंचर हम लोग का चल रहा है, एंड यू कैन ओनली गिव द राइट फीडबैक. यस, डेफिनेटली गौरव. यस. See, it depends on you, Priyanshu. Again, we will not going to recommend anything because both are preferable. If you are comfortable with online, then you can continue online. If you want to come offline session, then it is also available.
both have same some advantages and some disadvantages. तो आपके ऊपर आपको ट्राई करना है, तो आप दोनों चीजें ट्राई कर सकते हैं. इफ यू आर इन जयपुर, आप ऑफलाइन सेशंस भी ले सकते हैं. आप दोनों को कंपेयर करें. बेटर टू decide by yourself. Yes, definitely. I don't know your name. Your name is like iPhone. Yes. So SQL के सेशंस होंगे. डेटाबेस आपका बहुत अच्छे लेवल में होने वाला है, बिकॉज सम ऑफ आवर कंपनीज जो हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स है वो डायरेक्टली एसक्यूएल के ऊपर हायरिंग करते हैं. दे आर लाइक फॉर डेटा इंजीनियर्स, बीआई डेवलपर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. इन पोस्ट के लिए जो भी हायर करते हुए पूरा आपका एसक्यूएल के ऊपर आपका इंटरव्यू लेते हैं. सो डेफिनेटली वी विल गोइंग टू लर्न एसक्यूएल एंड डेप्थ. अराउंड 1 मंथ के आपके सेशंस होंगे पर्टिकुलर डे वाइज. So you will get to learn a good in-depth SQL, definitely not like 5 to 7 hours, a good SQL. And yes, हम लोग के कुछ collaborations ऐसे हैं जो particular SQL पे interview लेते हैं, तो that's why SQL will be a strong part of this particular 6-month program. Okay, so I guess that's all. अभी के लिए तो हम लोग most probably जैसे sessions के आपके timings आना start हो जाएंगे आपके, most probably हम लोग वीकली आपका करिकुलम पहले से डिसाइड करके आपको देंगे कि आपके सेशंस इस तरीके से होंगे. तो और भी आपके जो मेंटर्स अभी मिलने वाले हैं 1-2 दिन में, जो मेजरली आपके सेशंस लेंगे, उन लोगों के साथ हम आपका इंट्रोडक्शन मोस्ट प्रोबब्ली विद इन 1 or 2 days में आपका सारे मेंटर्स के साथ सेशंस कंडक्ट करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल. एग्जाम डेट ऑलमोस्ट शायद चंद्रपाल ने आपको बताई होगी. मोस्ट प्रोबब्ली 23 and 27 डेट्स होगी. और जो भी होगा आपको क्लास में चंद्रपाल बता देंगे, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ओके एवरीवन, हम लोग मिलते हैं सेशंस में. ओके, कुछ डाउट यहाँ पे इस साइड पे पड़ा है, मैं आंसर कर देता हूँ. शायद मेरे को आपने भेजे होंगे इस आईडी पे. विशाल हैविंग वन डाउट. सर विल लर्न वेबसाइट होस्टिंग? डेफिनेटली फॉर श्योर यू विल लर्न वेबसाइट होस्टिंग, कि कैसे आप होस्ट कर सकते हो. इट इज क्वाइट नॉर्मल कि आप अपनी वेबसाइट, लाइव प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि आप होस्ट करें. तो होस्ट करना इतना बड़ा इशू नहीं है. आपको आपके लेवल पे लग सकता है कि होस्ट करना बड़ा इशू है. डोंट वरी, वी विल लर्न वेबसाइट होस्टिंग फॉर श्योर. आई थिंक इसका आंसर तो मिल गया होगा आपको. एसक्यूएल इज देयर, तो ऑब्वियसली एसक्यूएल इज मेजर पार्ट. बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट भी एसक्यूएल में हायरिंग करती है, तो डेटाबेस का आपके सेपरेट सेशन चलने वाले हैं. फाइन. सौरभ गुप्ता, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड. फाइन. और वो किस लेवल से प्लेस्ड हुए हैं? इस लेवल से कि एक्चुअल में उनको ज्यादातर से ये पूछा गया कि आपने एक्चुअल में जावा पे रिसर्च किया, पाइथन में रिसर्च किया और. तो मैं डोंट वरी, मेंटर इंटरेक्शन आपके हो रहे हैं. मैं साथ में आपको स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगा जो बहुत अच्छी पोस्ट पर, अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है. डायरेक्ट आप उनसे पूछ सकते हैं एक्चुअल में कि उनके फीडबैक क्या है. तो बेटर वो है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड है, डोंट वरी एट ऑल. फाइन. तो आपका स्टूडेंट इंटरेक्शन भी बहुत जल्द मैं करवाऊंगा सेशन में, डोंट वरी. आई थिंक किसने पूछा 2019 पास आउट हूँ, 1.5 ईयर का गैप आ रहा है तो कोई इशू होगा? आई डोंट थिंक देयर विल बी इशू. वो छोड़ दे आप हमारे ऊपर, हम उस गैप को मेंटेन करेंगे, डोंट वरी एट ऑल. उसमें आपको कुछ इंटरन दिखा के वो गैप फिल हो जाएगा, डोंट वरी. जिसने पूछा. देन इंग्लिश बोलना एंड ऑल किसी ने पूछा, तो ऑब्वियसली आपको पता है सॉफ्ट स्किल के सेशन आपके चलेंगे. आई थिंक मेंटर से आपका इंटरेक्शन भी हो चुका महिपाल सर. सो महिपाल विल टेक केयर ऑफ दिस सॉफ्ट स्किल्स. सो या इंग्लिश कैसे बोलनी है, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिज्यूमे कैसा लिखना प्रेफरेबल रहता है, ईमेल राइटिंग कैसे करनी है, दी ऑल सेशंस विल बी देयर, डोंट वरी एट ऑल. फाइन. एंड देन किसी ने पूछा कि सर अगर मैं दोनों मेंशन करना चाहूँ, फाइन, मतलब मैं जावा और पाइथन दोनों पिक करना चाहूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. आप जावा पाइथन दोनों पिक कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस लेवल पे हो कि आप दोनों को टेक केयर कर सकते हैं. तो आप अगर एग्जाम, आपके अगर टेस्ट में एक्सट्रीमली अच्छे मार्क्स है, फाइन, और उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, तो ऑब्वियसली आपको ये चॉइस मिल सकती है कि आप जावा और पाइथन दोनों भी पिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं. बट दैट डिपेंड्स कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो. अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू कि आप दोनों करें, क्योंकि इससे बर्डन बढ़ेगा. तो अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो फिर आपके पास आपको एक पिक करना पड़ेगा जावा और पाइथन में से. अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और आप फिर विलिंग हो कि मैं दोनों करना चाहता हूँ जावा पाइथन, यू आर फ्री, यू कैन डू दिस, कर सकते हो आप ये. फाइन. किसी ने पूछा 12th में 59% है. 12th के परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, वो कुछ मैटर नहीं करते हैं, डोंट वरी. फाइन. एक और चीज मैं बता देता हूँ, ऑब्वियसली एग्जाम
ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 2 डेट है 23 एंड 27, बट ये चॉइस नहीं है आपके पास। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने 15 फेब तक रजिस्टर किया है तो कंपलसरी आपको एक ही डेट है आपके पास, 23 को ही आपको एग्जाम देना है। बट अगर आपने 16 फेब से रजिस्टर किया, 16 फेब उसके बाद रजिस्टर किया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप 23 को भी दे सकते हैं, आप 27 को भी दे सकते हैं टेस्ट एक बार। ऐसा नहीं कि बेस्ट ऑफ 2 है, ऐसा कुछ चल रहा, नो, एक बार दे सकते हैं आप, वो आप पिक कर सकते हैं कि आप 27 को दोगे या 23 को दोगे। फाइन। एंड ऑब्वियसली जिसने पूछा था एग्जाम के बाद, उस एग्जाम में आप क्वालिफाई करोगे, आप क्वालिफाई करने के बाद, मतलब अगर आप